हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ आपको साइंस के MCQs चलाए जा रहे हैं, जो आज के एपिसोड में हम 251 से लेकर 265 तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें हैं। और जल्दी ही आपके ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जितने भी एग्ज़ाम में पटवार है, ग्रुप डी है, NTPC है, सभी में ये प्रश्न काम आते हैं। BPSC है, पुलिस डिपार्टमेंट है। तो प्रश्न बेहद ही शानदार हैं। आइए देखते हैं आज की वीडियो की ओर। 251 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? अब श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार यानी जो हमारे सांस लेने से हमें प्रभावित कर दें, हवा में तैरते हैं, तो उनका आकार, उनका साइज कितना होता है? तो ये होता है 5 माइक्रोन। ये माइक्रोन का चिन्ह है, माइक्रोन से कम, 5 माइक्रोन से कम हवा में तैरते हुए श्वसनीय, जैसे कहते हैं ना, हम इन्फेक्टेड हो गए हैं, संक्रमित हो गए किसी भी रोग से, जीवाणु से, तो इनके जो सूक्ष्म कण होते हैं उनका आकार होता है 5 माइक्रोन से कम, जो हवा में तैरते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा रहेगा 252। ध्यान से देखना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 252 ये बोलता है कि भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये एक नांगल स्थान है, नांगल स्थान है पंजाब में। तो नांगल पंजाब में प्रथम भारी जल संयंत्र स्थापित किया गया, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए आप। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। जितने भी मैं प्रश्न आपको MCQs में करा रहा हूँ, इनमें से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख लेना। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? तो ये होती है फेरो मैग्नेटिक चूर्ण। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण की से लेपित होती है ये फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। ठीक है, देखिए आप, जो टेप रिकॉर्डर होता है, आपने देखा होगा पहले टेप रिकॉर्डर होते थे, उनकी जो टेप होती थी वो किस पदार्थ से लेपित होती थी, यानी उस पर किसकी परत रहती थी? तो वो होती थी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, इसकी लेपित होती थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये 253। जब प्रश्न आता है तो इतना स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस तरह के प्रश्नों में, इसलिए ये सारे क्वेश्चन में सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए लेके आता हूँ। आप देखिए 254 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं दाब विद्युत प्रभाव सिद्धांत पर, इसका आंसर होगा। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल, ये क्वेश्चन आप लोगों ने शायद बहुत ही कम पढ़ा होगा, लेकिन बहुत हाई लेवल के और अच्छे क्वेश्चन है ये। NTPC हो गया, आपके जितने भी प्रीलिम एग्ज़ाम होते हैं, जो प्री एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो RPSC राजस्थान में हो, या BPSC बिहार में हो, या MPPSC मध्य प्रदेश में हो, कहीं के भी हो, वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक छोटे लेवल से लेके हाई लेवल तक के एग्ज़ाम के क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट हैं। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल, ध्यान से देख लो ये क्वेश्चन है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? दाब विद्युत प्रभाव सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 255 कृत्रिम उपग्रह, ध्यान देना, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? जो कृत्रिम उपग्रह है जो हम बनाते हैं,
कृत्रिम उपग्रह वही है जो मानव द्वारा बनाया जाता है, आर्टिफिशियल जो होता है, हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है इनको, तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण। आंसर क्या होगा इसका, डॉपलर प्रभाव के कारण। अब डॉपलर प्रभाव क्या होता है ये मैंने पढ़ा दिया है आपको, फिजिक्स के लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया है। आप यहाँ एमसीक्यू चल रहा है तो जो चीज़ समझाने वाली होगी वो समझाएंगे, और डॉपलर प्रभाव थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छे से मैंने थ्योरी में पढ़ा है, आप वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में देख लें। डॉपलर प्रभाव के कारण हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। अब बताओ आप, ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, और लगभग सभी को इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि आता होगा, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो रहे होंगे अभी। जो हवा चलती है हमारी, उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी बोले तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा होती है हवाओं में, है। सड़क पर चलने की अपेक्षा 257 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। तो बर्फ पर घर्षण बल कम प्राप्त होता है, ठीक। घर्षण बल प्राप्ति नहीं होगा ना, बर्फ़ पे फिसल जाते हैं अपन, आप जानते हो कि बर्फ़ कितना चिकना होता है, तो घर्षण क्या होता है, घर्षण बल कम होता है। तो सड़क पर जब हम चलते हैं तो घर्षण बल ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत बर्फ़ पे। तो बर्फ़ पे इसलिए चलना कठिन हो जाता है क्योंकि वहाँ घर्षण बल हमें प्राप्त नहीं होता है और हम फिसल के गिर जाते हैं और चलने में कठिनाई उत्पन्न होती है, ठीक। अगला 258 नंबर का क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो, चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है, आप बता सकते हैं इसका आंसर, तो वीडियो पॉज करके देखो और बताओ। तो ये है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद किस सिद्धांत पर कार्य करती है, के सिद्धांत पर। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत पर चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण कार्य करता है, यह आधारित है। और ये क्वेश्चन देखो, एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन डाल दिया मैंने यहाँ पे। पढ़ते सभी हैं, मीट्रिक पद्धति को सभी जानते हैं अच्छे से, हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने डाल दिया कि भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ हुई। अब बताओ, देखें ईमानदारी से याद है क्या आपको, याद हो तो बताना, इधर उधर देखना मत गूगल पे जाके। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई, तो ये 1957 में, ठीक, 1957 में शुरू हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऊष्मा, बहुत महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन है, हीट पर ये। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है, तो इसका कारण होता है तापांतर, तापांतर यानी ताप का अंतर। तापांतर बोले तो ताप का अंतर, ठीक। अब एक कक्ष लेते हैं हम जिसके दो भाग करते हैं, एक के अंदर ऊष्मा है, उसका हीट है मान के चलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक में है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम उसके अंदर आवागमन का रास्ता बना दें तो अधिक ऊष्मा निम्न की तरफ प्रसारित होती है जब तक दोनों सेम ना हो जाए। तो ये ऊष्मा का स्थानांतरण होता है अधिक से कम की तरफ, है। कम से ज़्यादा की तरफ, कम वाले ज़्यादा की तरफ थोड़ी जाएंगे, ज़्यादा जो गर्म है वो आएगा कम की तरफ। तो तापों का अंतर है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, तापांतर के कारण। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है, तापांतर, तापों का अंतर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बहुत शानदार था, 260 नंबर, ध्यान रखना आप और याद कर लेना इसको अच्छे से।
261 नंबर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? तो आप अच्छे से जानते हो सौर विकिरण बोले तो सूर्य की किरण, तो उसका सबसे अच्छा अवशोषक है काला रंग। आप जानते हो काली शर्ट पहन के आप निकल जाते हो तो बहुत गर्मी लगती है गर्मी के दिनों में, तो हमें सफ़ेद कपड़े पहनने की राय दी जाती है, वाइट कलर। क्यों? क्योंकि यह रंगों के परावर्तक होते हैं और ठंडे होते हैं, जबकि काला रंग क्या होता है? अवशोषक होता है, विकिरण को ज़्यादा अवशोषित करता है, सबसे ज़्यादा अवशोषक होता है। तो इसलिए काला रंग इसका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मेरे को लग रहा था जब मैं सेलेक्ट कर रहा था, वहाँ मैकेनिकल पर डिपेंड था ये हैं, तो यांत्रिकी के अंदर आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो मैंने डाल दिया कि डीजल इंजन, ये देखो लोको पायलट टेक्नीशियन और भेल सेल जितने भी है, इसरो बार्क, सब में पूछे जाते हैं, ऐसे टेस्ट लेते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऐसे डाल दिया इसमें एक कि डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है थोड़ा सा, हैं बहुत तो सोचने लग जाएंगे, लेकिन डीजल इंजन में आप जानते हो एक भी नहीं, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि स्पार्किंग की पद्धति पेट्रोल इंजन में होता है, उसी से चिंगारी उत्पन्न की जाती है इग्निशन के टाइम पर, जबकि डीजल इंजन में क्या होता है? शुद्ध वायु को सिलेंडर में और पिस्टन के बीच में कंप्रेस कराया जाता है। कंप्रेस कराने से क्या होता है? उसका ताप बढ़ जाता है, उस वायु का छोटी सी जगह में कंप्रेस होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसी टाइम पे इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल का छिड़काव किया जाता है, जिससे विस्फोट होता है और पावर उत्पन्न होता है। तो डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगेंगे? तो एक भी नहीं लगेगा भाई, हैं कोई तुक्का मत मार देना, 2 या 4 ऐसे। 263 नंबर का क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। परम ताप का वह प्रथम बिंदु, परम ताप का वह प्रथम बिंदु, परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार के आणविक गति बंद हो जाते हैं, जहां कोई आणविक गति नहीं होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा परम शून्य ताप, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप। और ये कितने डिग्री पर होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कहना ये चाहता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा समझ लेना, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, कि अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है किसी भी चीज़ की, कि मैक्सिमम ताप कितना होगा। जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं 100 डिग्री पे भी जाता है, प्रेशर कुकर का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है। हम भट्टी का देखेंगे तो किसी का 1150 है, किसी का अभी टंगस्टन है, उसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य पर जाएंगे तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, लेकिन निम्नतम ताप की एक सीमा है जो है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में होता है ये 273। अगर आप केल्विन में बात करोगे तो आपने पढ़ा भी होगा 273 केल्विन, ये केल्विन में हो जाता है। तो ये एक निम्न सीमा जो होती है टेम्परेचर की, परम शून्य ताप की, यही क्या कहलाता है? परम शून्य ताप कहलाता है। और इस ताप पर कोई भी क्रिया नहीं होगी, किसी भी प्रकार के आणविक गर्म ही नहीं होंगे तो उसमें क्रिया नहीं होगी। जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा क्रिया स्टार्ट हो जाती है, उसमें रिएक्शन चालू हो जाती है, मिश्रित होना शुरू हो जाते हैं, गर्म होना शुरू हो जाते हैं, भाप बनना शुरू हो जाती है, बहुत सारी क्रियाएँ चालू हो जाती है। लेकिन इस टेम्परेचर पे सभी प्रकार के आणविक गति बंद हो जाते हैं। ठीक, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 264 नंबर का। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? बताओ भाई, टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसमें देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। कार्बन माइक्रोफोन, कार्बन माइक्रोफोन ये प्रयुक्त होता है। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की तैयारी से आप लोग, ये पार्ट 19 रहेगा और आप लोग ये सारी वीडियो देख लेना एग्ज़ाम देने जाने से पहले। इसमें इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं कि आपके साइंस के अंदर डेफिनेट क्वेश्चन आएंगे। कार्बन माइक्रोफोन टेलीफोन में प्रयुक्त होता है।
अब एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, लास्ट 265 हमारा। देखो क्या कहता है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य, देखो ध्यान से, मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो साइबरनेटिक्स आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? साइबरनेटिक्स। अच्छे से पढ़ लेना भैया, है एक साथ ही है ये अलग नहीं है ऐसे। साइबरनेटिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये क्या है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य, देखो कितना अच्छा प्रश्न है, मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है। तो वो कौन सी शाखा है? साइबरनेटिक्स शाखा। पूरा ही लिख दूँगा थोड़ा सा, साइबरनेटिक्स शाखा के अंतर्गत, ठीक। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमारे 265 क्वेश्चन अच्छे प्रकार से संपन्न हुए, जो मैंने आपको करा दिए। 500 क्वेश्चन कराने हैं। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगे हों और इम्पोर्टेंट लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों तक। और ये हाँ मैंने आपको बोला है हर बार कि केवल कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता उनके लिए चैनल बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि देखो इंटेलिजेंट और बुद्धिमानों को पढ़ाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जो लोग शिक्षा से दूर हैं, काफ़ी टाइम हो गया, लंबे समय से सब्जेक्ट नहीं था उनका, आर्ट्स था, कॉमर्स था, और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए चैनल बहुत उपयोगी है। गांव में, दूर दराज में कोचिंग का अभाव, लॉकडाउन, दुनियादारी, सब कुछ है, सभी रीज़न होते हैं। अपने बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स के, तो उनके लिए क्यों? क्योंकि देखो बेसिक फंडामेंटल बहुत कम जगह पे क्लियर करवाया जाता है, हाई लेवल पे पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आप जाके मैथ्स की वीडियो भी देख सकते हैं। 29 वीडियो डाले हैं मैंने, जिसमें परसेंटेज, लाभानी, ये सारे चैप्टर हो गए हैं आपके, और भी चैप्टर हो गए उसके अंदर। तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख लेना। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। साइंस की, फिजिक्स के सारे थ्योरेटिकल पार्ट चल रहे हैं इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट MCQs चल रहे हैं इस पर, एलजेब्रा, फैक्टर, ये सारी चीज़ें, गुणनखंड वगैरह सब चल रहे हैं इस पर। धीरे धीरे अपलोड करता हूँ मैं हर चीज़ को, और बहुत एक भी चीज़ नहीं जो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो चैनल पर जाएं और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।